नमस्कार। इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके वैचारिक आधार का हम प्रस्तुत वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइडियोलॉजिकल कंटेंट्स प्रेम्बल। प्रस्तुत व्याख्यान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रमानुसार स्नातकोत्तर उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के 6th प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति एवं स्नातक पाठ 2nd के प्रश्न पत्र 2nd भारतीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। वैचारिक आधार प्रस्तावना का आइए हम अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत स्लाइड में भारतीय संविधान की तस्वीर और राष्ट्रीय चिन्ह दिखाया गया है। प्रस्तुत स्लाइड में भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना दिखाई गई है। यह पृष्ठ भारतीय संविधान का मूल हिस्सा है। प्रस्तुत चित्र में भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना दी गई है। इस प्रस्तावना में 1976 में 42वें संशोधन के पश्चात 3 शब्द और जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। यह संशोधन 3 जनवरी 1977 से प्रभावी है। आज 42वें संशोधन के पश्चात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है प्रस्तुत स्लाइड में दिखाई गई है, उसका हम पठन करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का एक एक शब्द जो बोलता है एक कहानी कहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उद्देशिका के तत्व। संविधान घोषित करता है कि संविधान के लोगों ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया है। अतः इस देश की संप्रभुता अंततः लोगों में ही निहित है। यह लोगों के उन आदर्शों व आकांक्षाओं जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है की भी घोषणा करता है। आदर्श आकांक्षाओं से भिन्न है। संविधान द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के आदर्शों को प्राप्त कर लिया गया है, परंतु आकांक्षाओं के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता आदि तत्व हैं जिन्हें अभी भी प्राप्त किया जाना है। उद्देशिका आदर्श व आकांक्षाओं की प्राप्ति के साधन है। प्रस्तावना के मुख्य लक्षणों का हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना की कानूनी स्थिति के संबंध में
कानूनविदों के भिन्न भिन्न विचार हैं। श्री गजेंद्र प्रसाद के अनुसार प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का स्रोत होता है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा, संविधान सभा में कहा था, प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल्यवान अंग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव के अनुसार प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है। संविधान सभा ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करके पारित करके संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना का होना विश्व के कई देशों के संविधानों में देखा जा सकता है, जैसे अमेरिका का संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द यह इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है तथा भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया है। प्रस्तावना का सार बिंदु यह है, हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि संविधान का आधार जनता है और इसमें एवं इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम भारत के लोग शब्द का अभिप्राय यही है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से संविधान बनाया और स्वीकृत किया। नेक्स्ट, संविधान के ध्येयों मतलब उद्देश्यों की घोषणा। प्रस्तावना में भारतीय शासन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के ध्येयों की स्पष्ट घोषणा की गई है। प्रस्तावना के द्वारा सरकार के लक्ष्यों को इंगित करके यह अपेक्षा की गई है कि वह उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेगी। प्रस्तावना के अनुसार हमारे गणतंत्र के 4 प्रमुख ध्येय हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना में इस विषय पर बल दिया गया है कि संविधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जहाँ सार्वभौम शब्द का प्रयोग किया जाना इस बात का द्योतक है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। विधि की दृष्टि से भारत के ऊपर न तो किसी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध है और न ही किसी बाहरी शक्ति का। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक संविधान। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। देश में जनता के द्वारा राजशक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राजशक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होगा और शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत पर होगा। उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त कतिपय शब्द जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, बंधुता आदि महत्वपूर्ण है और यह प्रकट करते हैं कि यह देश न केवल राजनीतिक लोकतंत्र होगा अपितु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होगा। नेक्स्ट, गणराज्य। गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रभाव डालता है कि 2 प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशानुगत लोकतंत्र और लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह इंगित करती है कि भारत में राज्य का मुखिया कोई वंशानुगत राजा नहीं अपितु निर्वाचित राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति पद पर कोई
भी नागरिक पहुंच सकेगा। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च शक्ति सार्वभौम वयस्क मताधिकार से संपन्न जन समुदाय में निहित होगी। नेक्स्ट, न्याय। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय के उल्लेख का विशिष्ट महत्व है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना में प्रयास करना राज्य का पवित्र कर्तव्य माना गया है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है मानव मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेद ना माना जाए। आर्थिक न्याय से अभिप्राय है उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना हो जाए। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। मताधिकार के प्रयोग का आधार वयस्क मताधिकार का सिद्धांत ही होगा। नागरिकों को जीवन के अन्य क्षेत्रों में न्याय का आश्वासन दिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। राज्य समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता से है। विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, संघ बनाना, संपत्ति रखना आदि नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधियों को चुनना, निर्वाचन में खड़ा होना, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति का अधिकार, सरकारी नीतियों की आलोचना करना आदि राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता राज्य किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है और न वह किसी पंथ के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। हमारा ध्येय भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना है। नेक्स्ट, समता। समता से अभिप्राय अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। धन, जाति, वंश के आधार पर मनुष्य में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को स्थान और अवसर की ही समता प्रदान की गई है जो अत्यंत विस्तृत है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। भाषा आदि की विविधता होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है जहाँ अनेकता में एकता है। इस संबंध में प्रस्तावना का महत्व और भी बढ़ जाता है कि इसमें उन दो विशेष आधारों पर बल दिया गया है जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी। पहला, प्रस्तावना में व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा महत्व पर बल दिया गया है। व्यक्ति ही लोकतंत्र की महत्वपूर्ण इकाई है जिसे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। और दूसरा, समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की स्वीकृति राज्य तथा समाज में नागरिकों के मध्य बंधुत्व या स्नेह की भावना प्रज्वलित करेगी जिससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी। नेक्स्ट है उद्देशिका, संविधान की आत्मा। प्रस्तावना में भारत के संविधान की आत्मा विशेष रूप से मुखर हुई है। संविधान की आत्मा के अध्ययन से देश के नवयुवकों को देश प्रेम की नई प्रेरणा मिलती है, राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है और विधान के प्रति अमर आस्था जागृत होती है। प्रस्तावना के निम्नलिखित गुण हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। नंबर 1, प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के शब्दों में संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, प्रस्तावना तथ्य निर्देश हैं तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उस तथ्य की सिद्धि के साधन। नेक्स्ट है नूतन भावनाओं एवं संकल्पों का बोध। यह प्रस्तावना नूतन भावनाओं एवं संकल्पों का बोध कराती है। इसमें शासन को नई दिशाएं एवं सामाजिक समता और न्याय करने के संकल्पों का बोध होता है। यह प्रस्तावना संविधान का अमूल्य अंश है। यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा तथा संविधान की कुंजी है। यह प्रस्तावना
संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है तथा संविधान निर्माताओं के विचारों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहते हैं संविधान के मूल सिद्धांतों और आधारभूत मूल्यों को। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोजगारी मामले में अपना निर्णय देते हुए प्रस्तावना को संविधान अथवा अधिनियम के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी कहा है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में चित्रित है स्वाधीनता संघर्ष की कल्पना का भारत। हम जिन मान्यताओं को युगों से संजोते रहे और विशेषकर जो विश्वास निष्ठा आकांक्षाएं हमने अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम काल में हृदयंगम की, वे संविधान की प्रस्तावना में पूरी तरह परिलक्षित होती हैं। प्रस्तावना पर किसी वाद या एक विचारधारा का प्रभाव नहीं। वर्तमान युग में अनेक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ और विश्व के विभिन्न संविधानों में उनका प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्रस्तावना में प्रस्तुत न्याय का सिद्धांत व्यवहारोपयोगी है और समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद जैसे किसी विशिष्ट दर्शन का अनुगामी नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की सूत्रधार प्रस्तावना। फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर जोर देती है। सोवियत क्रांति आर्थिक समानता पर, अमेरिकी क्रांति व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की धारणा में तीनों ही क्रांतियों का समन्वय कर दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में चित्रित है भावी भारत का स्वरूप। प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं की कल्पना के भारत का रूप प्रकट करती है। संविधान निर्माताओं की योजना यह थी कि आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र को एक ऐसा लक्ष्य माना जाए जिस तक हमें पहुंचना है। प्रस्तावना में निहित लक्ष्य आज भी हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और युग युग में प्रत्येक सरकार को उनकी प्राप्ति का सतत प्रयास करना चाहिए। अंत में डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और जहाँ वे एक और हमें अपने गौरव में अतीत से जोड़ते हैं, वहाँ उस भविष्य की आशंका को भी संजोते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको प्रस्तावना का विषय अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। इस वीडियो में प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के लक्षण और प्रस्तावना के गुणों को दर्शाया गया है। धन्यवाद।